ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो में चर्चा का विषय चतुर्थांश कुंडली के प्रत्येक भाव का फल। जी हां, इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडलियों की विशेष श्रृंखला चल रही है जिसमें इस समय चतुर्थांश कुंडली की श्रृंखला चल रही है। चतुर्थांश कुंडली के अंतर्गत आज की यह वीडियो तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो पहले दी जा चुकी है, उसे देख करके आप चतुर्थांश कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस जानकारी में, आज की इस वीडियो में हम चतुर्थांश कुंडली के सभी 12 भावों के अलग अलग फल जानेंगे कि किस भाव से क्या फल प्राप्त होता है, अर्थात किस भाव से हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम या लग्न भाव। लग्न भाव से स्वयं के आनंद, सुख दुख, कष्ट एवं समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लग्न भाव से आप स्वयं के आनंद, स्वयं के सुख दुख, स्वयं के कष्ट एवं स्वयं के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के लग्न भाव स्वयं का ही भाव होता है जिससे आप स्वयं के बारे में ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए धन संचय करना तथा धन के द्वारा खुशियां प्राप्त करना भी लग्न भाव से ज्ञात होता है। आप लग्न भाव को जब देखें तो लग्न भाव से स्वयं की इच्छा पूर्ति, हमारे अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो पाएगी अथवा नहीं, और इच्छा पूर्ति के लिए धन संचय करना। मान लीजिए BMW खरीदने की इच्छा तो हो रही है लेकिन पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, तो उस इच्छा पूर्ति के लिए अर्थात BMW कार खरीदने के लिए धन संचय कर पाएंगे कि नहीं, और उस धन संचय के द्वारा खुशियां प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, इस तरह की जानकारी आप लग्न भाव से प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से संपत्ति द्वारा खुशियां प्राप्त करने की क्षमता एवं धन से उत्पन्न आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव धन संपत्ति का भाव होता है, इसलिए द्वितीय भाव से संपत्ति द्वारा खुशियां प्राप्त करने की क्षमता। हमारे पास संपत्ति तो है लेकिन उस संपत्ति से हम कितनी खुशियां प्राप्त कर पाएंगे, क्या खुशियां प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर है, वह जानकारी प्राप्त हो पाएगी। एवं धन से उत्पन्न आदतों के बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी। धन से किस किस तरह का आदत हो सकता है, कहीं आप उस धन का गलत उपयोग तो नहीं करेंगे, गलत आदत में तो नहीं घुस जाएंगे। हो सकता है कि आप उस धन से अच्छे काम में लग जाएं। इस तरह की जानकारियां आप द्वितीय भाव से प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय भाव। तृतीय भाव से खुशियां अर्जित करने के लिए जोखिम उठाने की क्षमता, खुशियों को स्थायी करने का साहस एवं निवास स्थान में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव से खुशियां अर्जित करने के लिए जोखिम उठाने की क्षमता। तृतीय भाव पराक्रम, साहस का भाव होता है, तो जोखिम कब उठा पाएंगे, जब आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। तो खुशियां अर्जित करने के लिए आप कौन कौन से जोखिम उठा सकते हैं, खुशियों को स्थायी करने का साहस है या नहीं। तृतीय भाव साहस का ही काम है, पराक्रम का भाव है। एवं निवास स्थान में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। निवास स्थान में परिवर्तन करना भी कोई आसान बात नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान में घर बना के देखिए कितना खर्च होता है, उसमें भी हिम्मत जुटाना पड़ता है, साहस जुटाना पड़ता है। चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से स्थिर व चल संपत्ति, खुशी, सुख एवं संतुष्टि के अनुभव की जानकारी प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव से स्थिर व चल संपत्ति। स्थिर संपत्ति बहुत सारी, यहाँ खेत, घर, मकान, ये सब स्थिर संपत्ति है, और चल संपत्ति जो आता जाता रहता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि चतुर्थांश कुंडली के प्रत्येक भाव का फलादेश तो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत काम की चीज नहीं है। क्यों?
क्योंकि चतुर्थांश कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण लग्न भाव और चतुर्थ भाव है। साथ ही ये साथ चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा बाकी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें विशेष रूप से देखना चाहिए। बाकी देखना तो पूरे 12 का 12 भाव देखना चाहिए, लेकिन लग्न भाव और चतुर्थ भाव का अध्ययन विशेष रूप से चतुर्थांश कुंडली के अध्ययन में किया जाता है। किसी भी भाव को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जब भी आप चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन करें तो लग्न भाव और चतुर्थ भाव का पूरी गहनता के साथ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि लग्न तो सबका मुखिया है ही और चतुर्थांश कुंडली चतुर्थ भाव का ही सूक्ष्म रूप है। पंचम भाव, पंचम भाव से सौभाग्य और दुर्भाग्य के संदर्भ में पूर्व पुण्य तथा दीर्घकालिक संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब आप पंचम भाव देखेंगे तो अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य के संबंध में आपके पूर्व पुण्य काम कर रहे हैं या नहीं वह देख सकते हैं, तथा दीर्घकालिक संपत्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पास जो संपत्ति है दीर्घकाल तक बनी रहेगी अथवा नहीं। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव से शत्रु के कारण होने वाली हानि एवं धन के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। षष्ठम भाव से आप देखें कि शत्रु से आपको कोई हानि तो नहीं होने वाली है, साथ ही साथ आपके धन का बंटवारा तो नहीं होने वाला है। इस तरह की जानकारी आप षष्ठम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव से जनता के द्वारा हमारी खुशी और धन की स्वीकृति अर्थात संपत्ति के संदर्भ में सांसारिक छवि की जानकारी प्राप्त होती है। सप्तम भाव से आप जनता के द्वारा हमारी खुशी, जनता से हम कितने खुश हो सकते हैं, और धन की स्वीकृति अर्थात संपत्ति के संदर्भ में सांसारिक छवि अर्थात हमारे धन संपत्ति की स्वीकृति कहाँ कहाँ से मिल पा रही है, हमारी धन संपत्ति को कितने लोग स्वीकार कर पा रहे हैं, इस तरह की सांसारिक छवि की जानकारी आप सप्तम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से स्थायी हानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी हानि होने वाली है जो दोबारा वापस नहीं हो सकता, अर्थात वह हानि स्थायी होगी। इस तरह की जानकारी आप अष्टम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है और मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं होता। वही बात है कि स्थायी हानि, जो हानि हो गई वापस नहीं आने वाली। बुध की अष्टम भाव में स्थिति सदैव अनुकूल मानी जाती है। अष्टम भाव में यदि बुध हैं तो बुध की अष्टम भाव में स्थिति सदैव अनुकूल मानी जाती है, वहां पर हानि होने से आप बच सकते हैं। नवम भाव, नवम भाव से धन की सहायता से उन धार्मिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिनसे खुशी प्राप्त हो, जैसे दान करना, धर्म के लिए चैरिटी करना इत्यादि। नवम भाव धर्म का भाव है, तो नवम भाव से धन की सहायता से उन धार्मिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाई नवम भाव धर्म का ही भाव है, इसलिए नवम भाव से उन धार्मिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिससे हमें खुशी प्राप्त हो। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हम दान कर देते हैं और उस व्यक्ति का काम हमारे दिए गए दान से बन जाता है तो हमें खुशी प्राप्त होती है। इस तरह से आपको भी खुशी प्राप्त हो सकती है। दशम भाव, दशम भाव से दान से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। आप दान से संबंधित क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किन किन कार्यों के माध्यम से आप दान कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप अपने दान के माध्यम से किसी का व्यापार खड़ा कर दें, हो सकता है आप अपने दान के माध्यम से किसी का ऐसा कार्य कर दें जिससे सामने वाले का भला हो जाए। इस तरह की जानकारियां आप दशम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। पीड़ित दशम भाव अपने कर्मों से हानि देता है। यदि दशम भाव पीड़ित है, दशम भाव पर पाप प्रभाव है, पाप ग्रह उपस्थित हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, दशम भाव पाप कर्तरी भाव में फंसा हुआ है, ऐसी स्थिति में अपने कर्मों से ही हानि होती है। एकादश भाव, एकादश भाव से स्वयं की साख या दबदबे के द्वारा धन लाभ तथा बिना परिश्रम की संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एकादश भाव वैसे भी लाभ का भाव है, लेकिन यहाँ से जब आप एकादश भाव देखेंगे अर्थात चतुर्थांश कुंडली से एकादश भाव देखेंगे तो एकादश भाव से स्वयं की साख या दबदबे से धन लाभ, यह क्या भाईगिरी वाली बात हो गई, वे चंदा होगा ही। यदि आपका साख है, दबदबा है तो आपको पैसे मिलते रहेंगे।
बिना परिश्रम की संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वही बात हुई भाईगिरी। यदि आप किसी को डरा चमका करके, धमका के, अपना दबदबा दिखा करके, अपना साख दिखा करके पैसे ले रहे हैं, तो वह पैसा, वह संपत्ति बिना परिश्रम की संपत्ति ही तो हुई। तो इस तरह की जानकारी आप एकादश भाव से प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश भाव अपव्ययी खर्चे, सुखों व खुशियों का अंत, यौन संतुष्टि के लिए किया गया खर्च दर्शाता है। यदि आप द्वादश भाव में देखें तो आपके अपव्ययी खर्चे, अनावश्यक खर्चे कौन कौन से हैं, सुखों व खुशियों का अंत कैसे हो जाएगा, यौन संतुष्टि के लिए किया गया खर्च, मतलब यौन संतुष्टि के लिए आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करेंगे, इस तरह की जानकारी द्वादश भाव से प्राप्त कर सकते हैं। द्वादशेश का चतुर्थ भाव में होना, अर्थात चतुर्थांश कुंडली के द्वादशेश को देखिए। द्वादशेश यदि चतुर्थांश कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो जिस जातक की कुंडली है वह जातक किसी अन्य के घर में रहने के लिए विवश होगा। विशेष चतुर्थांश कुंडली के फलादेश की विस्तृत नियमावली अगली वीडियो पर आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप चतुर्थांश कुंडली का फलादेश कैसे जारी करेंगे, उसकी क्या क्या नियमावली है, आपको किन किन बिंदुओं को समझकर चतुर्थांश कुंडली के आधार पर फलादेश जारी करना चाहिए, इस तरह की संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो पर आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने चतुर्थांश कुंडली के प्रत्येक भाव का फल प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते होंगे तो यह वीडियो आपके लिए अवश्य लाभदायक होगी। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।